जो इस देश पे विश्वास करते हैं, मोदी जी पे विश्वास करते हैं, वो सब लोग साथ दे रहे हैं। मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ियां छोड़ दी हैं, वो मेट्रो का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। देश का हर एक नागरिक मोदी जी का साथ दे, देश का साथ दे। जितने भी हमारे से बाहर के कंट्री है, सब में तेल की कीमत बढ़ रही है। पाकिस्तान की हालत देख लो क्या है, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति मोदी जी ने कैसे कंट्रोल कर रखी है। ये तो उनके जितने ये अब पॉइंट्स लिए हैं उनका प्रभाव हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ सारी स्थिति अभी कंट्रोल में है। 28 फरवरी को अटैक हुआ, उस समय तेल की कीमत क्या थी, बाहर देशों में भी क्या थी, हिंदुस्तान में क्या है। हिंदुस्तान में आज भी वही है, हिंदुस्तान में तो आज भी वही है। और विदेशों में देखो, पाकिस्तान में 450 रुपये लीटर वो बिक रहा पेट्रोल। यहाँ क्या है, यहाँ तो वही है, 100 से नीचे ही है अभी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं आप? बिल्कुल, देखो ये रहा मेरे हाथ में, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ मैं। हाँ, डीटीसी का बिल्कुल। गाड़ी भी है मेरे, बाइक भी है, दोनों चीज़ें इन्हीं से जाता हूँ, इन्हीं से आता हूँ। अभी जैसे ईंधन की खपत को लेकर के जो चर्चा हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो ये तो मितव्ययी हमें होना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल होना पड़ेगा। जैसे कि आज सुबह मैं देख रहा था कि कपिल मिश्रा जी मेट्रो से सफ़र कर रहे थे, तो जिसे देख के मैं भी काफ़ी अवेयर हुआ कि जब कपिल मिश्रा जैसा मंत्री मेट्रो से सफ़र कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने देखा कि अमित शाह ने अपने काफिले को 75% तक कम कर दिया, तो जो कि एक जागरूकता का हिस्सा है। अगर मेरा गोकुलपुरी SBI अकाउंट है तो मैं तो बस से ही सफ़र करता हूँ, खजूरी तक जाऊँगा, वहाँ से सफ़र करूँगा, वहाँ से आऊँगा। क्यों जी, हालांकि गाड़ी मेरे घर पे 2 हैं, ले जा सकता हूँ, मेरे चलान नहीं आते, लेकिन मैं तो बस की पब्लिक सेवा करता हूँ। अगर मोदी जी अपील कर रहे हैं, वो अपने लिए तो कर नहीं रहे। वो अगर अपील कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, अपना काफिला कम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और ख़ास तौर से चर्चा होने वाली है जिस तरीके से हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कुछ अपील की है। ख़ास तौर से कारपूलिंग को लेकर के चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है और वर्चुअल मीटिंग्स के लिए कहा गया है। तमाम जो हैदराबाद से नरेंद्र मोदी ने बोला था उन चीज़ों को लेकर के आज हम जनता से बात करने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष का ये कहना है कि कॉम्प्रोमाइज़ सरकार से, प्रधानमंत्री से जो है सरकार नहीं चल रही। तमाम ऐसे एलिगेशंस जो है विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विश्व स्तर पर ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के कारण कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पे भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये अपील की गई है। और क्या देश के लोग एकजुट हैं, क्या देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं? क्योंकि केजरीवाल सरकार का ऐसा कहना है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों को खाने पीने से रोका जा रहा है, लोगों को कहीं घूमने से मना किया जा रहा है। लेकिन आम जनता इस बारे में क्या कहती है, चलिए दिल्ली की जनता से ही जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश शर्मा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील की है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करनी है, कारपूलिंग करनी है, आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मोदी जी ने 7 अपीलें जो देश से करी हैं, तो उसमें 1 साल के लिए सोना ना खरीदें और विदेशी यात्राओं से बचें और जो अपना जो कोकोनट ऑयल या जो अपना ऑयल है, ठीक है, उसकी खपत कम कर दें, वर्क फ्रॉम होम करें और विदेशी ब्रांडेड चीज़ों को ना खरीद कर स्वदेशी अपनाएं और जो अपना जो ईंधन और पेट्रोल बचाने के लिए कारपूलिंग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस में जो हमारे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र आता है, जो हमारे तेल और ईंधन आता है, वो सब उसी वेस्ट एशिया से आता है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मोदी जी का कहना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट के चलते देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें अपने विदेशी फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि अगर हम 1 साल सोना नहीं खरीदेंगे और अगर तेल को बचाएंगे, ईंधन को बचाएंगे, पेट्रोल को बचाएंगे, तो हम आत्मनिर्भर होंगे। हमारा जो पैसा है वो विदेशी भंडार के रूप में बाहर नहीं जाएगा। तो आत्मनिर्भर के प्रति उनका एक कदम है और मेरे हिसाब से तो एक शानदार प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए इतना सोचते हैं और जो उनकी 7 बातें हैं और उसका असर भी दिख रहा है। क्या आप इन 7 अपीलों पर अपनी बात रख रहे हैं? मतलब क्या आप सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है इस चीज़ को लेकर के? जी, सरकार के साथ है। देखिए, जो इस देश के लिए बढ़िया सोचेगा, जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है और उनकी जो सारी अपीलें हैं, ये अपीलें आज की नहीं है, ये जब भी देश पे परेशानी आती है ये सब अपील करते हैं। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर एकजुट है। वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं चल रहा है। अब उनका एक तरीके से ये कह रहे हैं कि बताइए लोगों को खाने पीने से रोके जा रहा है, घूमने फिरने से मना किया जाए। केजरीवाल सरकार का भी ये आरोप है।
देखिए विपक्ष की तो क्या बात करनी, इन्होंने तो राम को काल्पनिक कह दिया और सनातन को डेंगू और मलेरिया बता दिया, बच्चों से गलती हो जाती है, तमाम ऐसी चीज़ें। अब विपक्ष का ये काम हो गया है कि एक अगर मान लो बहुत साफ सुंदर शरीर है, उस पर कहीं चोट लगी है, तो उस गंदी मक्खी के पूरे साफ शरीर सुंदर को छोड़कर उस जख्म पे ही बैठना, ये इनका काम हो गया है। केवल ये नहीं है, आप मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोधी मत बनिए। ये सब लोग ये करने लगे हैं कि मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोधी हो गए हैं। तो इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि देश विरोधी होने पर आपको देश माफ़ नहीं करेगा। टीएमसी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा वो कह रही है कि जनता के पैसों पर से तो खुद ऐश कर रहे हैं, जनता के पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं और खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? मोहिया मित्रा के लिए मैं क्या कहूँ, देश के अगर प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा करते हैं तो क्यों करते हैं? आज इतने बड़े कन्फ्लिक्ट के बाद भी अगर भारत के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख रहा है कोई देश, तो इसका कारण यही है कि विदेश नीति के मामले में और मोदी जी का हर देश के साथ इतना अच्छा संपर्क है कि कोई यहाँ पर कोई भी विदेशी देश हमारे ऊपर गलत निगाह से देखता है। उन्हें लगता है कि भारत एक सहयोगी देश है। तो ये सब मोदी जी के शानदार नेतृत्व का नतीजा है कि आज जितने भी देश के अन्य राष्ट्र हैं वो भारत को एक सहयोगी देश के रूप में देखते हैं, ना कि उनसे युद्ध करने के लिए। जो ये अपील की गई है, क्या इसका असर खुद प्रधानमंत्री अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? क्या बीजेपी के लोग अप्लाई कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोग अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का सवाल है, विश्व स्तर पर जो चल रहा है उसको लेकर के देश के लोग किस तरीके से एकजुट है? क्या देश की विपक्षी पार्टियां भी सम्मिलित हैं कि देश में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या देश के बाहर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसमें एकजुटता दिखाई जाए? देखिए विपक्षी को तो मैं कह नहीं रहा, जो हमारे भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ के लोग हो गए और जो इस देश पे विश्वास करते हैं, मोदी जी पे विश्वास करते हैं, वो सब लोग साथ दे रहे हैं। मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, वो मेट्रो का और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो मोदी जी जब भी कोई अपील करते हैं, एक साथ 13 करोड़ लोगों ने अपने गैस के सिलेंडर छोड़ दिए थे उज्ज्वला योजना के लिए, एक साथ 140 करोड़ लोगों ने टीकाकरण में साथ देना मंजूर करा जब कोरोना जैसी वो आई। जब नोटबंदी हो या कोई सी भी चीज़ मोदी जी अगर करते हैं तो ये देश विश्वास के साथ उनके साथ खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं देशभक्ति से भरा हुआ कदम है। चलिए और भी लोगों से चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये 7 अपीलें की गई हैं, क्या आप प्रधानमंत्री की इन अपीलों का एक तरीके से अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, या फिर आप लोग एक तरीके से अलग हो गए हैं इन चीज़ों को लेकर के? क्योंकि विपक्ष तो अलग है और कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ प्रधानमंत्री है और जनता के पैसों से जो है देश विदेश की यात्रा करते हैं। मेरा नाम मनोज प्रधान है और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आह्वान करते हैं, हम और पूरे सारे भारतीय लोग हम उस पर बिल्कुल चलेंगे, उनकी पॉलिसी पे चलेंगे। उन्होंने जो कहा है उसको बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देश विकसित जब होता है जब देश का हर एक नागरिक मोदी जी का साथ दे, देश का साथ दे, तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़बरदस्त और मजबूत हो जाती है। और विपक्ष तो आप जानते हो, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आप देख लीजिए मोदी इतने दिनों से सत्ता में है, हर अभी जो बंगाल हम जीत के आए, जिसको कभी जीत नहीं पाए थे, लेकिन मोदी जी के आह्वान पे आज बंगाल के लोगों ने इतना बड़ा हमें जो है समर्पित भाव से इतना वोट दिया है। वहाँ की माताओं बहनों ने हमें इतना समर्पित वोट से। यादव का तो ये भी कहना है कि चुनाव जीतने के बाद एकदम से याद आ गया कि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, अब कुछ बचाना है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी तो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, उनकी तो आप बात ही मत करिए। मोदी जी जो कहते हैं वो सपना साकार होता है और भारत हमेशा आगे बढ़ रहा है, ये कहना चाहूँगा। ये जो वैश्विक संकट आया है या आने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी की जा रही हैं, तो क्या ये बंगाल इलेक्शन के टाइम नहीं था? क्या ये असम इलेक्शन के टाइम नहीं था? जो ये संकट आया है, इस संकट से ही तो उभारने की बात मोदी जी कर रहे हैं। यही तो हम एक एक नागरिक को बताना चाह रहे हैं मोदी जी, और हर देश का नागरिक उनका साथ दे रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए आप, बाकी जनता से आप बात कीजिए। जो नॉर्मल लोग हैं जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं, एक एक बहनें सब मोदी जी के साथ खड़ी हैं। तो क्या ये जो अपील है, अंकल क्या नाम है आपका? घनश्याम शर्मा, अर्थशास्त्र का मैं लेक्चरर रहा हूँ और अर्थशास्त्र संबंधी बात बताऊँगा आपको। तो ये जो सवाल कर रही हूँ, जैसे कि ये अपील की जा रही है, तो क्या ये पहली बार है कि जब अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली होती है? अर्थव्यवस्था के 2 पहलू होते हैं हिंदू या पूरे देश में। 2 पॉलिसी हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो सारी स्थिति बन रही है, ये किस लिए बन रही है कि हम जो भी चीज़ बाहर से ले रहे हैं, उसको हम
वो हम पर प्रभाव डाल लेंगे। आज ही उसमें देख लीजिए अदर कंट्रीज़ में जितने भी हमारे से बाहर के कंट्री है, सब में तेल की कीमत बढ़ रही है। पाकिस्तान के हालत देख लो क्या है, लेकिन हिंदुस्तान की स्थिति मोदी जी ने कैसे कंट्रोल कर रखी है। ये तो उनके जितने ये अब पॉइंट्स लिए हैं उनका प्रभाव हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ सारी स्थिति अभी कंट्रोल में है। अब आप कहें कि विपक्ष ये कह रहा है कि भाई पहले क्यों नहीं था, देखो ये तो पॉलिसी मैटर होते हैं, इसको पहले से कोई भी लागू नहीं कर सकता। 28 फरवरी को अटैक हुआ, उस समय तेल की कीमत क्या थी, बाहर देशों में भी क्या थी, हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में आज भी वही है, हिंदुस्तान में तो आज भी वही है। और विदेशों में देखो, पाकिस्तान में 450 रुपये लीटर वो बिक रहा पेट्रोल, यहाँ क्या है, यहाँ तो वही है, 100 से नीचे ही है अभी। हाँ, टैक्स भी कम किया है। और अब जहाँ तक उसकी पॉलिसी सोना खरीदने की है, देखिए सोना हिंदुस्तान में तो पैदा होता नहीं है, होता है तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में होता है, तो ये सब बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करने में हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अमेरिका में हमारे उसकी रुपये की कीमत क्या है बताओ, बढ़ती घटती जा रही है ना। तो जब पैसा जितना हमारे यहाँ से जाएगा तो हमारी इकोनॉमी की कम हो जाएगी। इसलिए मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनका उपयोग कम करिए और जो बाहर पैसा जाता है उसको बचाइए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लाइए। तो क्या लगता है जिस तरीके से ये 7 अपील की गई हैं, क्या लगता है इससे एक जो ग्राफ है वो बैलेंस हो सकता है, क्या अर्थव्यवस्था मेंटेन रह सकती है? अगर सारे जितने भी उन्होंने पॉलिसी बताई हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, पब्लिक उस फेवर में रहेगी तो ज़रूर है, संभव है, ये सारी जो मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी सॉल्व हो जाएंगी, सारी हो जाएंगी सॉल्व। उसमें क्या दिक्कत है जब हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो। अभी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी लोगों से अपील की है, तो क्या आप भी उन अपीलों को अपने जीवन में उतार रहे हैं? हाँ, बिल्कुल उतार रहे हैं जी, उतार रहे हैं हम तो भैया। हम पे तो मोटरसाइकिल भी नहीं, हम तो पैदल चल के काम करते हैं अपना पैदल चल के। अगर हम मेरी 74 हो चुकी है, 74 है और मैं पैदल चल रहे हैं? हाँ पैदल चल रहे हैं, अब भी सुबह 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अब भी कोई काम होगा, अगर भजनपुरा होगा तब भी पैदल जाएंगे हम। क्योंकि पैसे का वेस्टेज जो है ये किस लिए, जब तक हमारे पैरों में थोड़ी सी जान तभी तो आएगी जब हम कुछ उसको हिलाएंगे चुलाएंगे। अगर हम ऐसे बैठ जाएंगे तो फिर बन जाएंगे बेकार। बोलो। जैसे आपने बताया कि आप अर्थशास्त्र का ज्ञान रखते हैं और मैं जानना चाहती हूँ, क्या जब देश पर विपत्तियाँ आती हैं तो क्या इस तरीके से पहले भी कई बार कहा गया है कि सोना नहीं खरीदना है, बिजली की बचत करनी है, कारपूलिंग करनी है, तो देखो जनता पार्टी थी, मोरारजी देसाई जी ने पैसा वो सोना गिरवी रखा था, याद होगा आपको। हाँ आपका खैर उस समय पैदा भी नहीं होंगे। हैं, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, देश पे जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई तो उन्होंने सोना गिरवी रख दिया, गिरवी रख करके अपना देश को आगे जो भी विकास योजनाएं उनको पूरा किया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के शासन में भी ये अवस्था आई थी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने ये कंट्रोल किया था कि भाई सोना कम खरीदो, सोने का वो कम यूज करो। तो ये स्थिति तो अब मोदी जी अगर कर रहे हैं, कोई अलग नहीं कर रहे। विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि सोना खरीदने से मना किया जा रहा है, डेस्टिनेशन। जी मैडम, जब भी कोई होता है हम दूसरे की बुराई करते हैं, अपनी जो भी हम अच्छाई हैं वो हम किसी को बताएंगे तो पहले उसकी बुराई करेंगे तभी तो अच्छाई बताएंगे। तो आलू से सोना बना रहा है। अच्छा, और अब हमारे जैसे देखो, हम किसी विशेष पार्टी की नहीं कर रहे, कुछ हमारे नेता कह रहे हैं कि आलू को मशीन में डालिए और वो उगलिए, सोना उगलिए। भला आलू ऐसी चीज़ें, खाने की चीज़ें मशीन में डलेगी? तो हम किसी की बुराई नहीं करते, विपक्ष का काम होता है हमेशा जो भी पार्टी होती है उसके अगेंस्ट बोलना। कहीं भी जाइए, अगर मान लीजिए विपक्ष की सरकार है तो हमारी जो सरकार इस समय चल रही है उसकी बुराई होती थी, लेकिन अब तो देखो वो भी है, इनके 7 पॉइंट जो बिल्कुल सही हैं। घर में भी आप कम यूज करेंगे, अगर जो भी खाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं हम तो देखे जब भी जाते हैं तो बस में ही जाते हैं, और क्या हम वैसे तो जाते नहीं है कि हम कार लेके जाएं। मैं तो खुद अकेला भी जाऊंगा, बैंक भी जाऊंगा। तो अगर मेरा गोकुलपुरी SBI अकाउंट है तो मैं तो बस से ही सफ़र करता हूँ, खजूरी तक जाऊँगा, वहाँ से सफ़र करूँगा, वहाँ से आऊँगा। क्यों जी, हालांकि गाड़ी मेरे घर पे 2 हैं, ले जा सकता हूँ, मेरे चलाने नहीं आती, लेकिन मैं तो बस की पब्लिक सेवा करता हूँ। और चलिए और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? निरंजन देव शर्मा। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये आपदा दूसरे देशों में आ रही है, ईरान में आ रही है, अमेरिका में आ रही है, और इसका प्रभाव अब भारत पे भी पड़ता हुआ दिख रहा है? मैडम मेरा इसमें एक ही बात कहनी है, ज़्यादा भाषणबाजी में पसंद नहीं करता हूँ कि पर उपदेश कुशल बहुते रहे। पहले यदि ये नेता लोग जितने भी टोपीधारी हैं ये अपने आप में सुधर जाए ना, ये देश सुधर जाएगा। ये अपने आप में उन नियमों को फॉलो करें जिनकी हमसे अपेक्षा रखते हैं।
तब तो देश सुधर सकता है, अदरवाइज तो ये भाषणबाजी होती रहेगी, वो कहते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना है। थैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ये चीज बोली थी, उसके बाद उन्होंने अपने काफिले की संख्या कम कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ोतरी कर लाल बहादुर शास्त्री ने जब एक दिन का उपवास रखा था ना, तो खुद रखा था उन्होंने, ये नहीं कि पब्लिक से कह दिया कि तुम उपवास रखो, अपने और अपने परिवार को उन्होंने उपवास में झोंक दिया जब देश की तरक्की हुई है। ऐसे नहीं कि भाई भाषण देकर फिर बगल हुए और जो है काम करना शुरू कर दिया, वो ठीक नहीं है। नेताओं को यही कहना है कि भैया अपने आप में पहले आदर्श प्रस्तुत करो, तब जनता उसे स्वीकार करेगी। जहाँ बीजेपी की सरकार है, भाजपा शासित राज्यों में, तो उन्होंने कोशिश भी की है, मैं रेखा गुप्ता कर रही है, योगी सरकार से कोई लेना देना नहीं है मुझे किसी सरकार, ना मैं किसी का जो है सदस्य हूँ। नौकरी करिए, रिटायर हो गया, अपने घर लौट मारूँ मैं। हाँ अभी ये बताइए, सोना वोना खरीदने का प्लान तो नहीं था आपका? सोना खरीदने की तो औकात ही ना है लोगों की, सोना खरीदेंगे कहाँ से? बताओ कहाँ से खरीदेंगे? 1.5 लाख रुपए, आज 10,000 रुपए बढ़ गए। हम मेरी तो औकात नहीं है भाई खरीदने की, ना मुझको खरीदा जाए। जिनकी औकात है वो खरीदें, ना खरीदें, मुझे क्या लेना देना है इससे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं आप? बिल्कुल, देखो ये रहा मेरे हाथ में, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता हूँ मैं। हाँ, DTC का बिल्कुल, गाड़ी भी है मेरे, बाइक भी है, दोनों चीज़ें इन्हीं से जाता हूँ, इन्हीं से आता हूँ। अभी जैसे ईंधन की खपत को लेकर के जो चर्चा हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो ये तो मितव्यय हमें होना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल होना पड़ेगा, मितव्यय होना पड़ेगा संसाधनों को। आजकल आप जो लोगों की पीढ़ी है वो एंजॉय में विश्वास रखती है, मेरी जो पीढ़ी है वो बचत में विश्वास रखती थी। उस बचत का नतीजा है जो आज देश में दिखाई दे रहा है। और जब मेरी उम्र में आप पहुंचोगे ना, तब देश की स्थिति देखना क्या होगी। क्या होगी आप बताइए? हाँ, भयानक होगी, क्योंकि आप लोगों को बचत की नियत ही नहीं है। बता दीजिए, जो जेनजी हैं, जो सोच रहे हैं भविष्य को लेकर के, भविष्य को तुम आप लोगों ने तो एक एंजॉय शब्द ले रखा है कि भाई एंजॉय करो, एंजॉय में तो सब बर्बाद ही होना है, उसमें आबाद कुछ ना होना। तो आप बताइए बच्चों को कि देश की बचत कैसे करनी है? देश की बचत तो अपने आप को थोड़ा संयमित रख की जा सकती है बचत, ऐसे नहीं बचत हो सकती। ठीक है, थैंक यू। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था डगमगाने की एक तरीके से हालात हो रहे हैं, भारत तैयारियां कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अपीलें की गई हैं, उनकी तरफ से की गई हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इन अपील को लेकर के? मैम देखो, देश जागरूक होगा हम सभी के प्रयासों से। देखो, हर किसी नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हम देश की अर्थव्यवस्था और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई सोना बचाना है, तो सोना बचाने से क्या है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और रही बात पेट्रोल और ईंधन बचाने की, जिससे क्या है कि हम अतिरिक्त धन कमा सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही अपीलें हमारे भारत के लिए बहुत प्रगतिशील हैं। और जैसा कि 1960 में लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी, जय जवान जय किसान, तो उस समय भी युद्ध और खाद्य का संकट था। तो आपको लगता है कि उस समय आर्थिक संकट था, लोग उनके साथ थे, लेकिन अभी जैसे स्थितियां चल रही हैं तो आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? हाँ जी मैम, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी ने अपील की है तो हम लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों का कम से कम उपयोग कर रहे हैं, डेली वॉक कर रहे हैं, अगर कोई भी काम है तो हम पैदल यात्रा करके उस काम को पूरा कर रहे हैं। तो यानी कि आपने कार पूलिंग की स्टार्ट कर दी, व्हीकल से चलना स्टार्ट कर दिया है? यस मैम। अभी जैसे अपील की गई है, इसके बाद जो है देश का विपक्ष भी जो है अलग थलग देखने को मिल रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर एक तरीके से कटाक्ष कस रहे हैं, कहा जा रहा है उनकी ओर से कि कॉम्प्रोमाइज़ प्रधानमंत्री हैं, देश के जनता के पैसों से जो है विदेशी यात्रा करते हैं। और अब इनका एक तरीके से सच्चाई दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये दबाव में है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस कटाक्ष को लेकर के? देखो, मोदी जी की जितनी भी यात्राएं होती हैं वो देश को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए होते हैं। अगर मोदी जी ऐसा कर रहे हैं तो वो देश को सशक्त बना रहे हैं कहीं ना कहीं, और अगर उनके कहने को मानेंगे तभी हम देश को, राष्ट्र को ऊपर रख पाएंगे। अभी जैसे ये अपील की गई है और हैदराबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, भाजपा शासित राज्यों ने स्टार्ट भी कर दिया है। मैं बात करूं दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, तो यहाँ पर कारपूलिंग स्टार्ट हो गई है। जो मंत्री हैं उन्होंने अपने काफिले कम कर दिए हैं, ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो विपक्षी पार्टियों के जो एक तरीके से राज्य है, अगर मैं बात करूँ साउथ की, तो वहाँ पर क्या इन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा? मैम बिल्कुल किया जाएगा। देखो, अगर हर व्यक्ति जागरूक होगा ना तो सभी देखकर एक दूसरे के प्रति जागरूक भी होंगे। जैसे कि आज सुबह मैं देख रहा था कि कपिल मिश्रा जी मेट्रो से सफ़र कर रहे थे, तो जिसे देख के मैं भी काफ़ी अवेयर हुआ कि जब कपिल मिश्रा जैसा मंत्री मेट्रो से सफ़र कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने देखा कि अमित शाह ने अपने काफिले को 75% तक कम कर दिया, तो जो कि एक जागरूकता का हिस्सा है।
और अगर सभी जागरूक होंगे, सभी मिलकर, देखो छोटे छोटे प्रयास से ना सभी जागरूक हो जाएंगे तो देश सशक्त ही बनेगा। क्या लगता है इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बनी है कि अगर किसी देश में युद्ध हो रहा है तो भारत में सोना खरीदने के लिए मना किया गया हो, क्योंकि विपक्ष ऐसा कह रहा है कि अब लोगों को खरीदारी करने से भी रोका जा रहा है? मैम देखो, सोना खरीदना अगर हम कम करेंगे, सोने की बचत करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो युद्ध या किसी भी संकट के समय हम आसानी से डील आप जैसे आपने बताया कि आप टीचर भी हैं, तो अगर आसान भाषाओं में समझाएं डॉलर रुपये से किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, तो थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। देखो, अगर हमारा रुपया मजबूत होगा तो डॉलर अपने आप ही कम हो जाएगा, और अगर डॉलर कम होगा तो हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। तो बाकी जब भी विद्या किसी भी संकट में आता है तो हम लोग वैश्विक स्तर पे बाकी देशों की भी मदद और सहयोग कर सकते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 7 अपीलें की हैं, क्या पिछली सरकारों में भी इस तरीके से अपील की गई थी जब सरकार पर संकट था या देश में भी कोई भी संकट आने वाला था? क्योंकि अब जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रहा है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ बता रहा है, उनकी सरकार को विफल बता रहा है, तमाम तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब भी देश में संकट आता है तो ऐसी अपीलें पहले भी करी जा चुकी हैं, पहले के प्रधानमंत्रियों के द्वारा भी करी जा चुकी हैं कि देश आत्मनिर्भर बने। 1962 का भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू जी ने अपील करी थी कि सब जितने भी लोगों के पास, भारतवासियों के पास एक्स्ट्रा सोना है या गहने हैं तो उन्हें दान कीजिए, ठीक है, जिससे कि भारत का जो है विदेशी भंडार अप हो सके, बढ़ सके। और इसी तरह 65 में जब हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध के संकट से गुजर रहे थे तो ऐसे में खाद्यान्न की कमी हो गई और अमेरिका हमें आग दिखाने लगा कि मैं गेहूं नहीं भेजूंगा। तो उस खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए कि हम लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के लाल थे, उन्होंने कह दिया हम किसी के आगे कटोरा नहीं फैलाएंगे और हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। तो एक दिन का उपवास पूरा देश रखे तो जिससे कि खाद्यान्न संकट से हम उभर सकें। तो खुद शास्त्री जी ने अपने बच्चों सहित उस उपवास को रखा और लोग उन पर इतना विश्वास करते थे कि होटल रेस्टोरेंट सोमवार को बंद रहते थे। और सभी ने, मतलब मेरे पापा मम्मी जो उस टाइम जो उनकी अपील पर वो करे, तो मेरे पापा मम्मी ने भी सोमवार का व्रत रखा। तो जब उन्होंने रखा वो बताते हैं उस बात को, हम तो पैदा नहीं हुए थे, तो इसका मतलब पूरे देश ने कैसे उस अपील को माना। तो ये तो लगातार होता रहा है ना। ये तो जो भी देश पे अगर मान लो आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और देश में जब संकट आएगा तो जो देश का मुखिया होगा, देश का सेवक, प्रधान सेवक होगा, वो अपील करेगा ही। लेकिन ऐसा केजरीवाल की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि बताइए लोगों को हर चीज़ से रोका जा रहा है? पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, केजरीवाल ने, आप समझिए आपको बात को, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी का और भाजपा का विरोध करते करते इन सब विपक्षी पार्टियों को ये नहीं पता चल रहा कि हम देश के विरोधी हो गए हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाओगे, ठीक है, आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाओगे, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? आप भ्रष्टाचार के ख़त्म करने के सबसे बड़े अनुयायी बनकर आप आए थे और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के अंदर नितांत डूबे हुए आप ही निकले। आपके पास दिल्ली थी, दिल्ली लोगों ने क्यों ले ली? दिल्ली लोगों ने आपको दी थी कि आप इसे ईमानदारी से चलाएंगे, लेकिन आपने क्या करा? घोटाले पे घोटाले, एक के साथ एक शराब फ्री। उसके बाद जब लोगों ने दिल्ली 27 साल बाद भाजपा को चलाने के लिए दे दी, आप पे एक स्टेट पंजाब है, आप पंजाब की सारी चीज़ों का, सारे संसाधनों का मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मोदी जी को कह रहे हैं, जो मोदी जी के कहने पर उज्ज्वला योजना के अंदर 13 करोड़ लोग सिलेंडर छोड़ देते हैं, जिनके कहने पर लोग अपना जो पैसा है बैंक में जमा करा देते हैं डिमोनेटाइजेशन में, उनके कहने पे जो लोग हैं थाली और वो बजाकर सेलिब्रेट करते हैं कोरोना को कि कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो मोदी जी की तो हर अपील पे जिस चीज़ के लिए वो खड़े हो जाते हैं या अपील करते हैं उसके लिए देश खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि देश उन पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करता है, आस्था रखता है। लेकिन अभी देखा गया है जैसे भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें इन अपीलों का सबसे ज़्यादा एक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, लेकिन जो विपक्ष है इस मामले पर भी अलग थलग दिखाई देता पड़ रहा है, क्योंकि इन प्रदेशों में तो देखिए काफिले कम कर दिए जा रहे हैं, ईवी का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं या साउथ में जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सब इन अपीलों का एक तरीके से उपयोग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं, अब देखिए, अगर मान लीजिए देश कैसे समृद्ध बनेगा, अगर कुछ लोग तो उन्हें भी वोट देते हैं। अगर मोदी जी अपील कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर नहीं रहे, वो अगर अपील कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, अपना काफिला कम कर रहे हैं। उनके शासित प्रदेश जितने भी हैं उनके वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री उस अपील को सब मान रहे हैं। तो विपक्ष ने तो ये ठान लिया है कि मोदी जी अगर देश हित की बात भी करेंगे हमें विरोधी करना है, तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। और अगर आप विरोध करेंगे तो
राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास से 19 राज्य पिछले 6 सालों में क्यों चले गए। आप बताइए क्यों? ठीक है, यूँ कहें, अगर आप देश पे विश्वास नहीं रखोगे, आप सेना पे सवाल उठाओगे, आप देश की एजेंसियों पे सवाल उठाओगे, तो ये फिर लोग आप समझते हैं कि सही कौन है, देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। ठीक है, नेशनल हेराल्ड से लेकर सारे घोटाले आपके टाइम में 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले आपके उसमें हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी को सफाई महोत्सव कहाँ चला गया, आप देखिए। आज स्टैलिन को उसकी जगह क्यों दिखा दी लोगों ने, एक फिल्म स्टार ने तमिलनाडु के अंदर सरकार बना के दिखा दी। तो आप ये समझिए इस बात को कि आज सही मायने में आपको बताऊं, मैं मोदी जी के सामने विपक्षी नहीं रह गया कोई, नहीं है, क्योंकि 44 सीटों पर कोई विपक्ष नहीं होता है। अगर आप 545 का 10% नहीं लेकर आते हैं तो आपके पास 55 सीटें भी नहीं है ताकि आप विपक्ष बन सके। मतलब इस टाइम तो है, मतलब पिछली वाली उस योजना में तो वो उनके पास से विपक्ष का दर्जा भी छीन गया था। तो ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि जिस स्टेट में वो जाता है वो स्टेट पूरी तरह से उससे तो चला ही जाता है, जो उनके इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनसे भी चला जाता है। तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि आपके बाद जो लोग हैं आपकी अपील को और आपकी चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी को नहीं, ये सारे विपक्ष को समझना पड़ेगा कि मोदी जी से अगर लड़ना है तो क्या पॉलिसी बनाएं। क्योंकि आप अगर मोदी जी से लड़ते लड़ते देश से, देश की सेनाओं से, देश की एजेंसियों से अगर लड़ना शुरू कर देंगे, आप चुनाव आयोग पे अगर सवाल उठाएंगे, क्योंकि अगर मान लो इस चुनाव आयोग के रहते ही ममता बनर्जी 15 बार आई, मतलब 3 बार आई हैं, और स्टेटों के अंदर आप आए हैं, हिमाचल में आप आए हैं, पंजाब में केजरीवाल अगर चुने गए हैं, तो यही इलेक्शन कमीशन था। तो ये समझना पड़ेगा। जैसे बंगाल सरकार बनने के बाद ही प्रधानमंत्री की ओर से ये अपील क्यों की गई है, उस समय तो जब चुनाव प्रचार हो रहा था, भर भर कर काफिले चल रहे थे, भर भर के जो है प्रचार चल रहा था, तब ये अपील क्यों नहीं आई थी जनता के सामने? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करा, और इसका मैं सही जवाब जो मुझे लगता है, देखिए, अगर चुनाव के दौरान आप किसी भी तरह की कोई ऐसी अपील करते हैं तो लोग ये कह सकते हैं, विपक्ष ये कहता कि ये सहानुभूति के लिए इन्होंने अपील करी है। फिर दूसरी बात है कि अगर ऐसी अपील के कारण किसी चीज़ में पाबंदी आती, कम करते, वो अपना खुद कम करते, काफिला या डिजिटल मंच, तो वो कहते कि हमें अच्छे से चुनाव को फेयर एंड क्लीन इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए चुनाव को इंतज़ार करा गया कि चुनाव को उस ग्राउंड पे सेम कंडीशन पे लड़ा जाए, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, कोई ये ना कह सके कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए अपीलें कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा आर्थिक संकट चल रहा था, ये फरवरी से चल रहा था, लेकिन अभी अपील क्यों की गई है? चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से अपील की गई है, विपक्ष इसको लेकर के भी जो है सरकार को घेर रहा है। देखो, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और उनका आरोप भी जाए कि बेचारे खत्म होते जा रहे हैं, हर स्टेट मोदी जी जीत रहे हैं, तो वो तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो लगाएंगे, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं को होना उनका कुछ भी। अभी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी 27 में, क्या लगता है उसका माहौल आप? हाँ, तो 27 में सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और जो सफाई महोत्सव वाले लोग हैं जो नाच गाना देखते हैं, वो नाच गाना देखते रहेंगे ऐसे ही, और सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव भी तैयारियां कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं पीढ़ी की सरकार बनाएंगे। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बाबा जी के सामने उनका लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आज वहाँ की माताओं बहनों से आप जा कर के पूछिए, उनके वहाँ कितना गुंडा माफिया राज था, अतीक अहमद जैसे लोग थे, सबका सुपड़ा साफ कर दिया बाबा जी ने।